हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आप इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है आपको हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8 की ये मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक है। हम इस चैनल के माध्यम से आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन करवा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान भाग 3 का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले 18वीं सदी का राजस्थान हमने पढ़ लिया है। इसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान पढ़ लिया। इसके बाद में आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन एवं पर्यटक, विकास योजनाएं और जन जागरण और सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, ये हमने कवर अप कर लिए हैं इस पाठ्य पुस्तक के। ये पाठ्य पुस्तक बिल्कुल अपडेट आंकड़ों के अनुसार है, बिल्कुल 41 जिलों के अनुसार अपडेट आंकड़े, बिल्कुल ही जो 2026 के नए संस्करण के अनुसार ये पाठ्य पुस्तक है जो हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का लाइन टू लाइन अध्ययन करवाने का एक प्रयास शुरू किया है। आप भी हमारे इस प्रयास में जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिव करेगा इस प्रकार के नवाचार को आगे तक ले जाने के लिए। एक और बताना चाहूँगा मैं, अब तक हमने कक्षा 6 आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक को लाइन टू लाइन अध्ययन करवा दिया है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमने कक्षा 7 का और अब इसी कड़ी में आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों की इसी कड़ी में कक्षा 8 का अध्ययन करवा रहे हैं और उसके भी हम अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है टॉपिक, ग्रामीण और नगरीय प्रशासन। आपके कंटेंट में ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये टॉपिक आपके ज़रूर कहीं न कहीं लगता है और यहीं से प्रश्न पुट आउट होते हैं, जैसे कि हमने पिछले कुछ एग्जामों में देखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्रामीण और शहरी प्रशासन आज के इस टॉपिक की। तो ग्रामीण और शहरी प्रशासन को आज पढ़ेंगे। इसमें जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक लगता है वो कुछ इस प्रकार से लगेगा, राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, वो उस तरह से लगेगा। लेकिन यहाँ दिया गया है आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक में ग्रामीण और नगरीय प्रशासन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यालय से छुट्टी होने पर सोनू जब घर पहुंची तो देखा घर पर पास के विद्यालय के शिक्षक उसके माता पिता से बातचीत कर रहे थे। तब शिक्षक महोदय ने सोनू से कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। इस रविवार को विद्यालय में अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतिलिपि जमा कर एक फॉर्म भर देना। सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों करना है? उन्होंने बताया कि अगले माह 18 वर्ष की हो रही है, कि वह अगले वर्ष 18 वर्ष की हो रही है। आने वाले समय में उसे मतदान करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र जारी होने पर ही उसे मतदान देने का अधिकार मिलेगा। सोनू ने पूछा कि यह काम जब निर्वाचन विभाग का होता है तो आप क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा ही विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को यह कार्य सौंपा जाता है। ये जो मतदाता सूची जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? निर्वाचन विभाग के पास। लेकिन इससे जुड़े हुए जो हमारे गुरुजन लोग हैं वो इसमें भागीदारी देते हैं, उन तक ये आदेश पहुंचता है। उसके बाद वो इस जागरूकता के साथ में हमें अवगत कराते हैं, जैसा कि अभी चल रहा है, जिसका कार्य घर घर सर्वे कर 18 वर्ष की आयु वाले युवतियों के नाम को जोड़ने के साथ नए वंचित मतदाताओं को जोड़ना और पलायन कर चुके अथवा मृत मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची से हटाने का काम करना होता है। पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा, पिछले स्तर के दौरान एसआईआर रिपोर्ट तैयार की गई थी सर गुरुजनों के द्वारा, तो वो इसी से जुड़ी हुई थी। सोनू ने पूछा कि आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं क्या? तब शिक्षक बोले, नहीं बेटा, यह पढ़ाने की अतिरिक्त कार्य है जिसे जिला प्रशासन द्वारा सौंपा जाता है। इसके बाद सोनू के पिता बोले कि जिस प्रकार घर के मुखिया के रूप में घर के बुजुर्ग होते हैं उसके निर्णयों को सभी मानते हैं, उसके सामने हम
अपनी इच्छा या समस्या रखते हैं तो वो इसका समाधान करते हैं। घर के सदस्यों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि की पूर्ति की भी परिवार के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं? इसका कारण ये रहता है कि हम किसी भी तथ्य को पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी भूमिका निर्माण करनी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उससे हमें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जाती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। भी आज हमें किसके बारे में बताया जाएगा और हम किसके बारे में इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तब शिक्षक महोदय बोले कि सोनू, आपके पिता ने परिवार के उदाहरण से सरकार के कामकाज को बताया, यह अच्छा प्रयास था। जिस प्रकार घर का प्रशासन मुखिया और घर के सदस्यों के कार्य और दायित्व से पूरा होता है या चलता है, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थानीय सरकार भी त्रिस्तरीय है। ये देखिए, हमारी स्थानीय स्तर की सरकार भी त्रिस्तरीय संचालन से चलती है। त्रिस्तरीय कौन से? ग्राम स्तर, इसके बाद में आता है पंचायत स्तर, पंचायत समिति और जिला प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन में यह क्रम ग्राम पंचायत, देखिए नीचे दे भी रखा है, आप पढ़ेंगे तो ग्रामीण प्रशासन में यह क्रम ग्राम पंचायत, इसके बाद में पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में छोटे से बड़े क्रम में चलती है। चलो आज हम तुम्हें ग्रामीण प्रशासन को समझाने का प्रयास करता हूँ। ग्रामीण प्रशासन, अब पढ़ते हैं ग्रामीण प्रशासन के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश में 73वां संविधान, देखिए अब देखिए जो लाइन पढ़ेंगे हम इसे नोट डाउन करते चलिएगा साथ में। जब भी हमारे चैनल पर जुड़े पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ से जो तथ्य होते हैं आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तक के जो तथ्य होते हैं, आरबीएससी की जो मूल पाठ्य पुस्तक होती है उसके तथ्य होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब पढ़ेंगे ग्रामीण प्रशासन। और ग्रामीण प्रशासन का जो संविधान में उल्लेख है वो 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसकी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए सीधा प्रश्न बनेगा, ग्रामीण प्रशासन किस संविधान संशोधन के तहत प्रक्रिया में आया? 73वें संविधान संशोधन के तहत। अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची। और उसमें कितने कार्य या विषय हैं, ये वहाँ लिखा जाएगा विषय, और यहाँ दे रखा है कार्य। तो इसमें 29 विषय हैं। पंचायत समिति, पंचायती राज स्तर के अंदर 29 विषय इसके अंदर कार्य करते हैं। ये त्रिस्तरीय ढांचा है। सोनू ने शिक्षक से पूछा कि ये त्रिस्तरीय ढांचा क्या होता है सर? तब शिक्षक महोदय ने इसे चार्ट के माध्यम से बताया कि ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था जिसके तहत हमारा शासन कार्य करता है वो ये है। देखिए यहाँ पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है, आप ऐसे बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले ग्राम स्तर पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी, जो गवर्नमेंट सर्वर होता है वो ग्राम विकास अधिकारी होता है, सरपंच जो प्रतिनिधि होता है। इसके बाद में पंचायत समिति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्तर आता है, पहला स्तर ग्राम स्तर होता है, दूसरा स्तर पंचायत समिति। इसके बाद में प्रधान जो कि चुना जाता है, और खंड विकास अधिकारी जो हमारे वीडियो साहब होते हैं वो क्या कहते हैं? खंड विकास अधिकारी होता है। इसके बाद में हम तीसरे स्तर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ आता है जिला परिषद। इसमें जिला प्रमुख मुख्य होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CHO साहब, तो वो यहाँ ये कार्य करते हैं। तो पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय ढांचा है वो इस प्रकार से रहता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायती स्तर पर पंचायत समिति, और जिला परिषद जो तीसरे स्तर के रूप में काम करती है, और उससे जुड़े हुई चीज़ें हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं, कथनीय प्रश्न भी बन सकते हैं, और आपसे फैक्टेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ग्राम पंचायत का देखते हैं कार्य। स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था करना, मार्ग में प्रकाश व्यवस्था करना, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना एवं आवेदकों को रोजगार देना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन। ये देखिए ये किसका काम है? ये पंचायत स्तर का काम है। कौन सा? जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन करवाना। आपदाओं और महामारी के समय
जिला प्रशासन से समन्वय करना। इसके बाद में चारागाह व वनों का विकास करना, मानव व पशु स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहायता देना, स्थानीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं समुचित उपयोग। देखिए इसमें से 3 दे देगा और एक अलग दे देगा, पंचायत समिति का दे देगा या फिर जिला परिषद का दे देगा कि ये इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इसे हमें लाइन टू लाइन पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि हम एक भी चीज़ स्किप न करें। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। आपको हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों का आरबीएससी पैटर्न के आधार पर यहाँ लाइन टू लाइन अध्ययन करवा रहे हैं। इसके बाद जैसे हमारा ये एक पड़ाव कंप्लीट होता है तो उसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे। प्रत्येक अध्याय का जितने भी प्रश्न जैसे भी बनते हैं हम यहाँ तक आपको 6 से लेकर 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को बिल्कुल ही यहाँ व्यवस्थित तरीके से याद करवा देंगे कि आपके अन्य प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पढ़ते हैं पंचायत समिति। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा पर्यवेक्षण करना। इसके बाद में नवनिर्वाचित सरपंचों पंचों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करना। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों से समन्वय करना। साधारण सभा की बैठक आयोजित करना। साधारण सभा की बैठक कौन आयोजित करता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति की बैठकों व स्थानीय समितियों के द्वारा किए निर्णय की अनुपालना का नियंत्रण और रजिस्टर करना। कार्यस्थल पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना। जो ये बोर्ड लगवाते हैं ना, ये पंचायत समिति स्तर पर लगाए जाते हैं। पशु मेलों का आयोजन करना। इसके बाद में जिला परिषद के कार्य क्या हैं? स्थानीय आवश्यकताओं और स्रोतों के अनुसार पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम योजना तैयार करवाना। पंचायतों की ग्राम सभाएं व बैठकों का पर्यवेक्षण करना। पंचायत समिति व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना। ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण आवासन कार्यक्रम चलाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ये जिला परिषद के कार्य है। तो ये हमने पढ़े ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद के प्रमुख कार्य। इसके बाद पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। इसे पूरा डेटा पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत में क्या क्या ये कौन सी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। इसमें एक लोकतंत्र की प्रथम इकाई है। प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकतंत्र की प्रथम इकाई है, 3 दे देगा इसमें से। तो इसमें ग्राम पंचायत है वो लोकतंत्र की प्रथम इकाई होती है, जो पंचों, उप सरपंच और सरपंच से मिलकर गठित होती है। इन पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के प्रमुख सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाके सरपंच या प्रमुख को पहले से भी समय से पहले भी हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में सचिव का कार्य सरकारी कागजातों को रिकॉर्ड रखना और अन्य बैठक की कार्यवाही को लिखना। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइन देखिए, ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती है। प्रत्येक माह कितनी बैठकें आवश्यक है? 2 बैठकें आवश्यक। तो इसके बाद आपके ग्राम पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारी के नाम बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जी। इसके बाद पंचायत समिति पढ़ते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली, ये शानदार प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में कौन सी, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? पंचायत समिति करती है। ये मिड सेशन होती है, मिड पार्टी जिसे बोलते हैं। राज्यों के जिलों को विकास की दृष्टि से कुछ छोटे विकास खंडों में विभाजित किया जाता है। इस विकास खंडों पर ही पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। इसके निर्वाचित सदस्य किसके? पंचायत समिति के। ये लाइन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसके निर्वाचित सदस्य ही प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत जो भी ग्राम आते हैं ना, यहाँ सरपंचों के द्वारा ये प्रधान चुना जाता है। पंचायत समिति सदस्य के लिए न्यूनतम 25 वर्ष योग्यता, ये उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। पंचायत समिति का अगर सदस्य चुना जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है, उम्र है वो 25 वर्ष है। इसके बाद में प्रधान और उप प्रधान को पंचायत समिति संबंधी कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार का एक खंड विकास अधिकारी
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ साहब जिसको बोलते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। इसके बाद पढ़ते हैं जिला परिषद को। पंचायती राज व्यवस्था की शीर्षतम इकाई कौन सी है? प्रश्न पूछा जाएगा सीधा ही कि पंचायती राज व्यवस्था की शीर्षतम स्तर या शीर्षतम इकाई कौन सी है? जिला परिषद है। यह जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। जिला स्तर पर विकास की योजना कौन तैयार करता है? जिला परिषद करती है। प्रत्येक जिले में कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है। इस तरह गठित प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का निर्वाचन या चुनाव उस वार्ड के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। यह सदस्य जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त जिले के पंचायत समितियों के प्रधान, जिले से निर्वाचित विधानसभा सदस्य जो हमारे विधायक साहब होते हैं, जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, ये भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। लाइन बन सकती है, ये प्रश्न बन सकता है। बहुत ही शानदार सेशन है ये। इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुख, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य मिलकर ही जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला प्रमुख को जिला परिषद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जिले में समस्त विकास कार्यों का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। आय के स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत कौन से हैं? अब देखते हैं ग्राम पंचायत के आय के स्रोत। विभिन्न प्रकार के कर जैसे भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, सरकार से प्राप्त अनुदान, समुदायों से प्राप्त अनुदान, दोषियों से एकत्रित दंड राशि। देखिए ये प्रश्न थर्ड ग्रेड 2022 में आया था कि ग्राम पंचायत के जो आय के स्रोत क्या हैं। पंचायत समिति के आय के स्रोत क्या है? स्थानीय करों व शुल्कों से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेले व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों आदि और उद्योगों में लगाए गए कर से प्राप्त किया आय, ये इसके आय के स्रोत होते हैं। इसके बाद में जिला परिषद को पढ़ते हैं। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समितियों से की गई वसूलियाँ, राजस्व प्राप्त निश्चित हिस्सा, सरकारी व गैर सरकारी ऋण, लोगों द्वारा किए गए अनुदान आदि। आपके क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान बंद रहती है तो आप इसकी शिकायत किससे करेंगे? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। सोनू बोली, गुरुजी अब मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे जन्म के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए ग्राम पंचायत में जाना होगा, लेकिन मुझे यह भी बताइए कि ग्राम सभा क्या होती है। अब ये ग्राम सभा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा पंचायती राज की आधारभूत संस्था है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम होता है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत की अपनी एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी मतदाता होते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना उसका अधिकार व कर्तव्य दोनों है। एक तरह से ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, जिसके तहत ग्रामवासी स्थानीय समस्याओं और विकास के संबंध में सीधे भाग लेते हैं। सामान्यतः हर 3 महीने में ग्राम सभा की एक बैठक बुलाई जानी आवश्यक है। वो तो क्या थी, ग्राम पंचायत की बैठक तो हर महीने में 2 होनी चाहिए, लेकिन ग्राम सभा की बैठक है वो हर 3 महीने में एक बार बुलाई जानी आवश्यक है। आमतौर पर ये कब कब बुला सकते हैं? 26 जनवरी पर, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से कि ग्राम सभा की बैठकों का जो दिन है वो किस किस दिन को निर्धारित किया गया है। एक तो 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकें होती है। और आवश्यकता पड़ने पर यह यदि ग्राम पंचायत का मुखिया चाहे तो ग्राम सभा की और भी बैठकें आयोजित कर सकता है। देखिए 3 महीने में एक बार होती है तो 3 चौके 12, 4 बैठकें होनी चाहिए। और वो 4 बैठकें कब कब होती है? एक तो 26 जनवरी पर होती है, 1 मई को भी होती है, इसके बाद 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को। साल के अंदर 4 ग्राम
सभा की बैठकें होती है, उसमें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर याद रख लेना। ग्राम न्यायालय क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है? ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत की गई है। राजस्थान में भी पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया। देखिए शानदार प्रश्न है ये। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? जयपुर जिले के बस्सी गांव में, बस्सी क्षेत्र में। इस ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है। हाईकोर्ट इसमें इसको जस्टिफाई करता है। नगरीय स्वशासन ये क्या है? सोनू अपने माता पिता के साथ शहर में बुआ जी के घर पर आई थी, जिसका मकान बनाने का मूर्त पूजन था। अभी पूजन समाप्त होकर नवी की खुदाई का कार्य प्रारंभ हो चुका था कि सरकारी गाड़ी में कुछ लोग आए। उन्होंने फूफा जी से मकान के कागजात के साथ साथ निर्माण कार्य की स्वीकृति का आदेश भी मांगे। फूफा जी ने फाइल में लगे सारे कागज दिखा दिए। वे संतुष्ट हो गए और मुंह मिठाकर चले गए। रात को जब सभी बैठे तो सोनू ने फूफा जी से पूछा कि नगर निगम वाले क्यों आए थे? तब फूफा जी ने बताया कि यह एक सरकारी प्रक्रिया है। निर्माण से पहले नगर निगम से स्वीकृति ली जाती है। शहरों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका का काम होता है, जो गांव में ग्राम पंचायत का। तब सोनू ने कहा कि फूफा जी मुझे ग्राम पंचायत की जानकारी तो है, लेकिन ये नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्या होती है? तब फूफा जी ने बताया कि यह एक नगरीय शासन व्यवस्था है। तो ये यहाँ क्या है, भूमिका निर्माण हो रही है यहाँ की कि पेयजल वगैरह ये जो नगरीय स्वशासन की बात चल रही है। शहरी शासन में अब यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शहरी शासन के 3 रूप होते हैं: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ये बड़े शहर जहाँ ये देखिए क्राइटेरिया दिया जा रहा है, यहाँ प्रश्न बन सकता है। वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो। कितनी? 5 लाख से ज़्यादा हो। वहाँ सालाना आय 1 करोड़ हो। अगर सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो वहाँ नगर निगम बनता है। इसके बाद जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम, 1 लाख से ज़्यादा 5 लाख से कम, वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। और वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख तक के बीच होती है, वहाँ नगर पालिका का गठन किया जाता है। देखिए कौन कौन से नगर निगम के बारे में बताया, इसके बाद में नगर परिषद के बारे में, फिर नगर पालिका के बारे में। सबसे बड़ी नगर निगम होती है, इसके बाद में नगर परिषद, इसके बाद में नगर पालिका सबसे छोटी होती है। नगर पालिका, नगर परिषद और फिर सबसे बड़ी नगर निगम, ये 3 भागों में बटी होती है शहरी शासन व्यवस्था। शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड का कहते हैं। हर वार्ड से वहाँ की जनता एक प्रतिनिधि या पार्षद चुनकर शेष संस्थाओं में भेजती है। तो इसके बाद में नगर निगम, ये प्रतिनिधि या पार्षद मिलकर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं, जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। इसका जो अध्यक्ष है ना, नगर निगम का अध्यक्ष, वो महापौर कहलाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं और नगर पालिका के बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। देखिए सबसे यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। एक बार पुनः देख लेते हैं कि वे शहर जहाँ 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो, वो नगर निगम के क्षेत्र में आता है। जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख हो, देखो 5 लाख से ज़्यादा हो तो वो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नगर निगम। और 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख वो नगर परिषद कहलाता है। और 15,000 से और 1 लाख के बीच में, 15,000 से 1 लाख के बीच में वहाँ पर नगर पालिका का गठन किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे जब आप देखते हैं कि इसके जो अध्यक्ष है उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है। देखिए नगर परिषद के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं और जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसे नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। ये दे रखा है यहाँ महापौर, सभापति, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें हैं ये, आप इसे स्किप मत कीजिएगा और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। फूफा जी ने सोनू को यह भी बताया कि 74वें संविधान संशोधन, देखिए हमने 73वां संविधान संशोधन देखा जो वो पंचायत स्तर पर था, पंचायतों से संबंधित। 74वां संविधान संशोधन था वो पंचायत समिति या फिर नगरीय स्वशासन से था। तो यहाँ आएगा जब 74वां संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थानों के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के 1/3 भाग, ठीक है,
1 बटा 3 बार आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है। यह आरक्षण की व्यवस्था उसके द्वारा हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि इन वर्गों का हिस्सेदारी के साथ प्रतिनिधित्व भी बढ़े। नगर प्रशासन के कार्य, नगर संस्थाओं के 2 तरह के कार्य होते हैं। एक अनिवार्य कार्य जैसे शहर के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करना, सड़कों और रोशनी व्यवस्थाओं की सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था आदि करना, ये नगर प्रशासन के कार्य होते हैं। इसके बाद सार्वजनिक बाग, इसके बाद बात करें तो स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं से छुटकारा, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रेन बसेरों की व्यवस्था, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये था आज का बहुत ही शानदार सेशन। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कल पढ़ेंगे हम, कल का अध्याय रहेगा 10 नंबर अध्याय, राजस्थान में कला और संस्कृति। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, स्किप मत कीजिएगा, कल के लिए इंतजार कीजिए। हम आपको यहाँ निरंतर एक दिन भी स्किप न करते हुए, जब से हमने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया है, हमने एक दिन भी मिस नहीं किया है। बड़ी तन्मयता के साथ में, बड़े अनुशासन के साथ में हम आप तक क्लास पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी इस मुहिम से जुड़िए, हमारे इस अथक प्रयास को प्रोत्साहित कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन के द्वारा, एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना ज़्यादा मोटिव करता है, हमें बहुत खुशी होती है इस बात की कि हमारे साथ, हमारी इस फैमिली के साथ में आप जुड़े हैं। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल राजस्थान में कला और संस्कृति इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।